नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रफुल्ल अशोकराव टाले, सहायक प्राध्यापक जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर, आपको बीए भाग 3 सेमिस्टर 5 में जो सिलेबस है, हमारे 5 यूनिट है, उसमें पहले यूनिट में हमारा टॉपिक है फ्रेंच राज्य क्रांति। जो आधुनिक यूरोप का इतिहास के बारे में हमें इस सिलेबस के माध्यम से जानकारी लेना है। उसमें हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंच राज्य क्रांति 1789। तो इसके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। इससे पहले जो दुनिया का नक्शा है, विश्व का नक्शा है, उसके बारे में हमें देखना है। हम देखते हैं कि जो खंड है पृथ्वी के अलग अलग, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। हम जहाँ रहते हैं वो है एशिया खंड, जिसमें भारत है, चीन है, अलग अलग देश इसमें आते हैं। उसका भी नक्शा हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर यूरोप खंड है, यहाँ अफ्रीका खंड है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया खंड है, दक्षिण अमेरिका खंड है, उत्तर अमेरिका खंड है और अंटार्कटिका। यानी 7 खंड जो है वो यहाँ पर दिए गए। पृथ्वी के 7 खंड है, इसके माध्यम से हमें उसकी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी है, महासागर है पृथ्वी पर, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये उत्तर अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण प्रशांत महासागर, ये उत्तर प्रशांत महासागर, जिसे हम ये हिंदी महासागर जो भारत के दक्षिण सीमा को लग के है, ये प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। इस तरह से अलग अलग महासागर भी हमारे पृथ्वी पर है, जिसे नाम दिया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे ये विश्व का नक्शा, जिसमें अलग अलग देश है। हमने वो भी पहले विश्व का ही नक्शा देखा, मगर उसमें क्या थे, खंड थे और महासागर थे। इसमें अलग अलग देश दिए हुए हमने देखा। ये हम है, यानी हमारा देश है, भारत देश, यहाँ हम रहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया खंड, जिसके बारे में हमने अभी देखा। ये एशिया खंड, जहाँ में रूस भी आता है। रूस एशिया खंड में भी रूस का कुछ भाग आता है और कुछ यूरोप खंड में भी आता है। इसलिए उसे यूरेशिया कहा जाता है। ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। अफ्रीका खंड, ये यूरोप खंड। अब हमें यूरोप का आधुनिक इतिहास, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो यूरोप में कौन कौन से देश है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। हम देखते हैं कि जिसकी हमें पहली जानकारी लेना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रेंच राज्य क्रांति। यहाँ पर हमें फ्रांस, वहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंच, जिसे हम बोल रहे हैं फ्रांस। यह है फ्रांस देश। वहाँ की हमें जानकारी लेनी है। वहाँ क्रांति कैसे घटित हुई, उसके क्या कारण थे, किस तरह से क्रांति आगे किसने की, कैसे परिवर्तन लोगों ने लाए, इसकी जानकारी हमें इसमें लेना है। वहाँ पर ये देखते हैं हम, इटली है, जर्मनी है, उसके बाद में रोमानिया होगा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर नीदरलैंड के बारे में हमने देखा, चेक गणराज्य, हंगेरी, बुल्गारिया, स्पेन, ये अलग अलग देश यहाँ पर है। पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, लातविया, एस्तोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, टर्की। ये टर्की हमारी एशिया में आता है। तो ये अलग अलग देश, ग्रीस है यहाँ पर। तो ये अलग अलग जो स्पेन, पुर्तगाल, जिन्होंने भारत में अपने सत्ता निर्माण की थी। हम देखते हैं कि ये पुर्तगाल से ही वास्को दी गामा इस मार्ग से जो है ना, वो भारत में आया था, जिसके बारे में हमने पिछले साल में जानकारी ली है। तो ये है दुनिया का नक्शा। यहाँ पर रूस है, इसकी भी जानकारी लेना है। ये मंगोलिया, ये अलग अलग देश है। भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। यहाँ पर अमेरिका का प्रभाव भी इस कालखंड में था। यहाँ पर भी क्रांति घटित हुई थी। ये अमेरिका है, यहाँ पर क्रांति हुई थी 1776 में। उसके बाद में जो वसाहत थी वहाँ की अंग्रेजों की, वो खत्म हो गई। यहाँ पर ये अमेरिका खंड है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर भी अलग अलग देश है। ब्राजील देश है, जो बड़ा देश यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं फ्रेंच राज्य क्रांति के बारे में। फ्रेंच, अभी हमने देखा कि यूरोप खंड में फ्रेंच है, यूरोप खंड का एक देश फ्रेंच, वहां पर क्रांति घटित हुई थी। क्रांति का मतलब क्या है? अमूलाग्र परिवर्तन जब लाया जाता है, यानी गतिशील परिवर्तन हम जिसे बोल सकते हैं उसे हम क्रांति कहते हैं। क्रांति और उत्क्रांति ये दो शब्द है। उत्क्रांति यानी धीरे धीरे होने वाला बदल, उसे हम उत्क्रांति बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मानव की जो प्रगति हुई, मानव प्राणी जो विकसित हुआ वो धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले जब हमने कई चित्र देखे कि पहले जो मानव था वो झुककर चलता था, उस पर शरीर पर बाल थे, उसकी बुद्धि ज्यादा विकसित नहीं हुई थी, तो धीरे धीरे उसका विकास होता चला गया, कई हजारों साल उसे लगे, तो वो है उत्क्रांति। और क्रांति ने कुछ ही समय में जो बदलाव लाया जाता है उसे क्रांति हम बोल सकते हैं। हम देखते हैं कि भारत में जो है हरित क्रांति का शब्द आपने सुना होगा कि एक बदल, अमूलाग्र बदल जो कृषि में लाया गया था उसे हरित क्रांति हम बोलते हैं। इन्हें गतिशील बदल जिसे बोला जाता है। तो इसी तरह से ऐसे बदल होते जो इन्हें गतिशील होते हैं, जो अमूलाग्र होते हैं, इन्हें जल्दी हो जाते हैं, उसे हम क्रांति बोल सकते हैं। क्रांति के अलग अलग प्रकार है, राजकीय क्रांति भी हो सकती है, सामाजिक क्रांति भी हो सकती है, आर्थिक क्रांति भी हो सकती है। अलग अलग प्रकार हमें क्रांति के दिखते हैं। धार्मिक क्रांति भी हो सकती है, तो उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे। मगर अब हमें देखना है फ्रेंच में क्या था कि एक राजशाही सत्ता थी, राजतंत्र वहां पर था। एक तरह की सभी जो अधिकार होते थे वो राजा के पास होते थे, और जो जनता थी, जनता के पास कुछ अधिकार नहीं थे। तो क्रांति घटित क्यों होती है, उसके अलग अलग कारण देखे जा सकते हैं। मैकाले ने कहा है, जब देश का संविधान पीछे रह जाता है और जनता आगे निकल जाती है तब क्रांति घटित होती है। यानी जिस तरह से बदलाव होते हैं दुनिया में, समाज में, उस तरह से अपने संविधान में भी बदलाव होने चाहिए। मगर बदलते समय के अनुसार संविधान नहीं बदला तो उसके विरुद्ध जनता जो है वो क्रांति करती है, बदलाव लाने का प्रयास करती है। जब कोई सामाजिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था जनता पर अन्याय करती है, अत्याचार करती है, कुछ हद तक लोग उसे सहन करते हैं, कुछ हद तक लोग उसे स्वीकार करते हैं। मगर जब करो या मरो ऐसी स्थिति निर्माण होती है तब लोग संघर्ष के लिए आगे आते हैं, क्रांति के लिए आगे आते हैं। तो ऐसा ही हुआ फ्रेंच में भी कि फ्रेंच की जो सत्ता थी, समाज व्यवस्था होगी, राष्ट्र के अलग अलग कारण उसे उत्तरदायी है, राजकीय कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है। इन सभी ने, इन राजकीय व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, उन्होंने वहां के लोगों पर अन्याय किया, अत्याचार किया। हम देखते हैं भारत में भी सामाजिक बदलाव लाया गया, सामाजिक परिवर्तन लाया गया, जहां पर 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिन्हें ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए थे, विशेष अधिकार उनके पास में थे। क्षत्रियों को संघर्ष करने का, वो राजा होते थे, उनके पास भी अधिकार थे। मगर सर्वसामान्य वर्ग जो था, शूद्र वर्ग जिसे कहा जाता है, कोई भी अधिकार नहीं थे। तो वहां पर भारत में एक महात्मा फुले होंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, इन लोगों ने एक क्रांति की, सामाजिक क्रांति, सामाजिक बदलाव उन्होंने किया। ये सामाजिक परिवर्तन हुआ यहाँ पर। आज हम देखते हैं कि सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है, तो ये सामाजिक क्रांति हुई। तो राजकीय क्रांति भी भारत में हुई, अंग्रेजों के खिलाफ हम देखते हैं 1857 की क्रांति हम उसे बोलते हैं। तो दुनिया में ऐसे कई क्रांति हुई जिससे बदलाव लाया गया, परिवर्तन लाया गया, अत्याचार के विरुद्ध लोगों ने संघर्ष दिया। तो फ्रेंच में भी ये क्रांति घटित हुई, 1789 में ये क्रांति घटित हुई थी। तो इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। पहला है राजकीय कारण। राजकीय कारण ने राज्य सत्ता जो होती है, राज्य सत्ता के अंतर्गत जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, राज्य सत्ता के माध्यम से लोगों पर जो अन्याय किया जाता है उसे हम राजकीय कारण बोल सकते हैं। तो उसमें पहला कारण है अनियंत्रित राजसत्ता। तो यहाँ पर जो बुर्बोन वंश के शासक थे, बुर्बोन वंश के शासक यहाँ पर सत्ता करते थे, जो अनियंत्रित, अब उनकी सत्ता वहां पर थी, वो खुद को ईश्वर का अंश मानते थे। हम देखते हैं कि ऐसा एक सिद्धांत था, दैवीवादी सिद्धांत जिसे कहा जाता है कि राजा किसका अंश है, वो ईश्वर का अंश है, वो जनता के लिए जवाबदार नहीं है, जनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऐसा माना जाता था। और इसलिए लोग भी उसने जो कहा उसे स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर इसी तरह से दैवीवादी सिद्धांत के अनुसार ही सब जो शासक थे फ्रेंच के, बुर्बोन वंश
बुर्बन वंश के शासक वहाँ पर राज्य करते थे, उनके पास सभी अधिकार थे, न्यायाधीश भी वही थे, कानून भी वही बनाते थे, उसके साथ साथ कार्यपालिका जो होती है वो भी उनके अधीन थी। यानी कायदे मंडल, कार्यकारी मंडल और न्याय मंडल यानी न्यायपालिका सब जो अधिकार होते हैं वो सब अधिकार एक यानी राजा के पास केंद्रित हुए थे। तो इस कारण वहाँ पर अनियंत्रित राज सत्ता थी। बुर्बन वंश के जो शासक थे वो अनियंत्रित थे, इस कारण लोगों पर अन्याय और अत्याचार होता था, किसी का भी अंकुश उन पर नहीं था। दूसरा जो कारण है राजकीय कारण में वो दोषपूर्ण प्रशासन व्यवस्था। उस प्रशासन में कई दोष निर्माण हो चुके थे। एक तो वहाँ पर भाई भतीजावाद था, यानी जो गुणवत्ता है गुणवत्ता के आधार पर पद नहीं दिए जाते थे। राजा या वहाँ पर जो लोग होंगे इस प्रशासन राजा के नजदीक के उन लोगों को पद दिए जाते थे, गुणवत्ता नहीं जांची जाती थी, सभी को समान अधिकार वहाँ पर नहीं थे, सभी लोग प्रशासन में आ नहीं सकते थे, उसमें सिर्फ पादरी लोग होते थे जिसे हम धर्मगुरु बोलते हैं, और कुलीन वर्ग जिसे उमराव वर्ग बोलते हैं वो लोग ही उसमें उन्हें ही स्थान था। भ्रष्टाचार भी उसमें था। कई यानी कुछ भी काम अगर करना हो तो बड़े पैमाने पर उन लोगों को पैसा देना पड़ता था। कई लोग भ्रष्टाचार करते थे, भ्रष्टाचारी थे, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था वहाँ पर क्रांति के लिए। उसके साथ साथ इसमें ही हम देख रहे प्रशासन में पूर्ण केंद्रीयभूत थी, उसका विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी गांव में कोई पुल टूट गया हो तो उसके अगर उसे पुनर्निर्माण करना है, कई इमारत का पुनर्निर्माण करना है या कई काम करना है तो उसका निर्णय क्या होता था वर्साई के महल में, यानी वो निर्णय भी राजा खुद लेता था। तो इतना केंद्रीकरण जो है सत्ता का हो चुका था, इस कारण गतिशीलता उसमें नहीं थी। उसमें जो बदलाव लाने चाहिए थे प्रशासन व्यवस्था में बदलाव नहीं हुए थे, जो कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए थी शासकों में और प्रशासकों में वो नहीं थी। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रशासन व्यवस्था में जो दोष निर्माण हुए थे उस कारण भी लोगों पर अन्याय और अत्याचार होता था, अधिकारी अन्याय और अत्याचार करते थे, ये भी एक कारण क्रांति के लिए उत्तरदायी था। उसके बाद में अकुशल वारस, हम देखते हैं कि अगर कहीं कहीं निरंकुश सत्ता थी मगर वहां पर जो राजा थे वो अच्छे थे, इस कारण वो राज्य लोगों को अपना राज्य लगने लगा। वो राज्य लोगों को एक कल्याणकारी राज्य भी लगने लगा जब तक अच्छा राजा होता था। मगर अगर राजा या सम्राट अच्छा नहीं है, अगर उसके वारस अच्छे नहीं निकले तो वो सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती, ज्यादा सालों तक नहीं चल सकती। वहां पर भी ऐसा ही हुआ। जो 14वां लुई था वो पराक्रमी था, हाँ वो कल्याणकारी बिल्कुल नहीं था। उसके कालखंड में कई सारे युद्ध हुए जिसके कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके कालखंड में युद्ध होने के कारण आर्थिक परिस्थिति जो थी वो अतिशय खराब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। आर्थिक समस्या, राजकीय समस्या यानी अनेक प्रश्न निर्माण हुए थे। उसके बाद में वो सबसे लंबे समय तक वहां का शासक रहा बुर्बन वंश का 14वां लुई। उसके बाद में 15वां लुई शासक बना जो पोता था 14वें लुई का, वो शासक बना। उसमें भी ज्यादा अच्छे गुण नहीं थे। उसे जो सत्ता मिली कई सारी समस्याएं उस सत्ता के साथ उसे मिली थी, जैसे कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां पर जो प्रशासन था प्रशासन में बिगाड़ हो चुका था, उसमें कोई भी सुधार 15वां लुई नहीं कर सका। मगर उसके कालखंड में जो है उसके कालखंड में क्रांति नहीं हुई। जब 16वां लुई सत्ता में बैठा या वो सम्राट वहां का बना फ्रेंच का, तो उसके कालखंड में क्रांति घटित हुई। उसमें कुछ भी अच्छे गुण यानी प्रशासन के लिए जो गुण होने चाहिए थे वो गुण नहीं थे। वो दयालु था ऐसा कहा जाता है, मगर प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए जो गुण होने चाहिए वो उसमें नहीं थे। तो अकुशल वारस जो थे परिस्थिति के अनुसार वो खुद में यानी खुद की व्यवस्था में राज्य व्यवस्था में बदलाव नहीं ला सके, इसके कारण भी वहां पर क्रांति घटित हुई। उसके बाद में हम देखते हैं कि सदोष न्याय व्यवस्था। सदोष न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अगर अन्याय करने लगे तो लोग जो है वो खा जाएंगे। किससे न्याय की आशा रखेंगे। तो न्याय व्यवस्था में भी दोष निर्माण हो चुके थे। न्याय व्यवस्था न्यायाधीश के जो पद होते थे वो सिर्फ पादरी और उमरा वर्ग के लोगों को ही मिलते थे, और वो जब न्याय देते थे अगर सर्वसामान्य वर्ग के लोग होंगे, थर्ड स्टेट के अगर लोग होंगे तो, और दूसरी तरफ जो फर्स्ट है और सेकंड स्टेट है उनके लोगों के, तो न्यायदान देते समय फर्स्ट स्टेट के लोगों को या सेकंड स्टेट के लोगों को ज्यादा फायदा उसका होता था।
उनकी निरपेक्षता उसमें नहीं थी, पक्षपात किया जाता था सर्वसामान्य लोगों के साथ में। इतना ही नहीं, तो न्याय व्यवस्था में एक कानून भी नहीं था। एक कानून होना चाहिए, कहीं पर रोमन कानून लागू था, कहीं पर सामंती कानून लागू था, ऐसे अलग अलग कानून की संहिता वहां पर थी। ऐसा कहा जाता है कि 200 के ऊपर या 250 के ऊपर कानून की संहिता वहां पर थी। इसलिए वॉल्टेयर जो कहता है वो सही है। वो कहता था कि जिस तरह से फ्रेंच में घूमते समय हम घोड़ियां बदलते हैं, उस तरह से यहाँ की न्याय व्यवस्था भी बदलती है, कायदे भी बदलते हैं, कानून भी बदलते हैं। इतना ही नहीं, तो जब किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए कारण देने की जरूरत नहीं होती थी, किसी का दोष है या नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं होती थी। कितने भी दिनों तक उसे जेल में वैसे ही रखा जा सकता था, उसे बेल नहीं मिल सकती थी। ऐसे कई सारे जो दोष थे वो न्याय व्यवस्था में थे। उसके बाद में सैन्य व्यवस्था में भी कई सारे दोष निर्माण हो चुके थे। हमने देखा कि 14वें लुई के कालखंड में सेना ने कई युद्ध में भाग लिया, कई युद्ध किए, मगर उसके बाद में आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं रही, उनके वेतन वक्त पर नहीं दिए जाते थे। जो सैन्य भर्ती होती थी उनमें कई दोष थे, अच्छे लोगों की भर्ती वहां पर नहीं होती थी। जो भाई भतीजावाद था वो प्रशासन व्यवस्था में पूरी तरह से था। इसलिए सैन्य व्यवस्था में भी अनेक दोष निर्माण हुए थे। जो सैन्य व्यवस्था में जो एक गतिशीलता होनी चाहिए, सैन्य व्यवस्था में जो शौर्य होना चाहिए वो अब नहीं रहा था। जो सैन्य व्यवस्था या सैनिक है वो पूरी तरह से राजनिष्ठ भी अभी नहीं रहे थे। हम देखते हैं कि जब क्रांति घटित हुई थी, जब राजा ने आदेश दिया था इन पर गोलियां चलाई जाए, तब उन्होंने गोलियां नहीं चलाई थी। तो ये जो बदलाव था, ये बदलाव भी सैन्य व्यवस्था में आया था कई सारे दोषों के कारण, क्योंकि उनका वेतन वक्त पर नहीं दिया जाता था। जो व्यवस्था थी सैन्य व्यवस्था अच्छी नहीं थी। उसके बाद में 16वां लुई, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, हमने उसके बारे में ऊपर जानकारी ली है। 16वां लुई जो था, ऐसा कहा जाता है कि उसे प्रशासन चलाने का कोई भी प्रशिक्षण नहीं मिला था, मगर 15वीं लुई की मृत्यु हो गई और अचानक जो पद है, एक सम्राट का पद है, उसे प्राप्त हुआ। तो उसे कोई प्रशिक्षण ना दिया नहीं गया था। वो खुद कहता था कि मुझे शासन कैसा चलाना चाहिए उसके कुछ भी पता नहीं है, ये तो मैं वंश परंपरागत राजा बन चुका हूँ। वो दयालु था, लोगों के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी, मगर लोगों के लिए अच्छा काम कैसा करना चाहिए उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। और जो निर्णय क्षमता होनी चाहिए, जो निर्णय लेने चाहिए, वो भी उसमें क्षमता नहीं थी। जो प्रशासक वर्ग था या उसके सरदार होते थे या जो पादरी वर्ग थे उस पर हावी हो चुके थे। एक तरह से जो 16वां लुई था उस कालखंड में वो वहां पर अच्छा निर्णय नहीं ले सका, इस कारण भी वहां पर क्रांति घटित हुई। उसके बाद में रानी मेरी अंतायनेत 16वें लुई की पत्नी थी। वो ऑस्ट्रिया की राजकन्या थी। ऑस्ट्रिया भी यूरोप खंड में ही एक देश है। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। तो रानी मेरी अंतायनेत ऑस्ट्रिया की राजकन्या थी। उसका विवाह जो है 16वें लुई के साथ में हुआ था, मगर वो फ्रेंच में आने के बाद में भी फ्रेंच के लोगों के साथ, फ्रेंच के जनता के साथ घुल मिल नहीं गई। वो जो ऑस्ट्रेलिया की राजकन्या थी, इसी तरह से यहाँ पर भी रहती थी। उसी तरह से लोगों के प्रति उसके मन में ना प्रेम था, ना दया का भाव था, ना कुछ भी था। उसके साथ साथ वो प्रशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करती थी। महिला ने प्रशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप किया तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, मगर प्रशासन व्यवस्था में सुधार के लिए हस्तक्षेप अगर किया जाए तो अच्छी बात है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। एक चंचल रानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। वो खर्चा जो थी, बहुत सारा खर्चा कर, जिस तरह से आर्थिक पर लोगों को खाना नहीं मिलता था, मगर वहां पर अपने महलों पर खर्चा किया जाता था, बग्गियों पर खर्चा किया जाता था। तो जो रानी मेरी अंतायनेत है, ऐसा कहा जाता है कि जब जनता यानी महिलाएं रोटी करके पास में उसके पास आई तो उसने जवाब दिया कि आपको ब्रेड नहीं मिलती है तो केक खाओ, यानी हमारे भाषा में अगर भाकर नहीं मिलती है आपको तो पूरन पोली आप खाओ। तो इस तरह की उपासक में जनता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए वो रानी मेरी अंतायनेत को पता नहीं था। प्रशासन में हस्तक्षेप के कारण कई सारे दोष, कई सारी समस्याएं यहाँ पर निर्माण हो चुकी थी। उसके बाद में जो अगला कारण है सामाजिक कारण, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था क्रांति के लिए। सामाजिक कारण हम देखते हैं कि समाज में बदलाव होना आवश्यक होता है, समाज में सब समान अधिकार होना आवश्यक होता है, समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता होने आवश्यक होती है। हम देखते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति ने जो हमें 3 बातें दी थी महत्वपूर्ण, वो थी समानता, स्वतंत्रता
सामाजिक कारण, इसमें विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, जिसमें फर्स्ट स्टेट में धर्मगुरु है, सेकंड स्टेट में उर्मरा वर्ग है, और विशेष अधिकारहीन वर्ग जिसे थर्ड स्टेट कहा जाता था, उसमें सर्वसामान्य वर्ग, सर्वसामान्य लोग और मध्यम वर्ग के लोग। जो समाज जो था फ्रेंच का, उसमें जो अलग अलग वर्ग थे उसे स्टेट कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट स्टेट में धर्मगुरु, सेकंड में उमरा वर्ग और थर्ड में सर्वसामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग। तो हम देखते हैं कि भारत में भी ऐसी व्यवस्था थी, इन्हें उससे भी बुरी व्यवस्था भारत में थी। जैसे कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वर्ण है ना, और उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम देखते हैं कि 4 वर्ण में सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोगों को अधिकार दिए गए थे। उनके पास भी विशेष अधिकार थे, उन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सभी जो पद थे वो मगर प्रशासकीय पद हो या धार्मिक पद हो, उनके पास में रख सकते थे। सब अधिकार उनके पास में थे। उससे शिक्षण का अधिकार उनके पास में थे। बाकी जो लोग थे वो अधिकार उनके पास में नहीं था। उसके बाद में हम क्षत्रिय देखते हैं, क्षत्रियों को ब्राह्मणों से कम अधिकार थे, मगर उनके भी उनको सत्ताधीश होते थे, इसलिए ब्राह्मणों का प्रभाव उन पर उतना ज्यादा नहीं गिरता था। मगर फिर भी कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर ब्राह्मण की सत्ता को उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने जो राजा होते थे वो उनके खिलाफ कई जगह कारस्तान किए। इसके बारे में हम देखते हैं कि मराठा सत्ता का इतिहास जो हमने पढ़ा है उसमें भी हमें देख सकते हैं। उसके बाद में इनके पास भी विशेष अधिकार होते थे, राजाओं के पास में, क्षत्रियों के पास में। उसके बाद में वैश्य जो व्यापार करने का काम करते थे, जो 2 वर्ग है ऊपर के, उनसे कम अधिकार उन्हें होते थे, व्यापार वो कर सकते थे। उसके बाद में जो शूद्र वर्ग था उसे कोई भी अधिकार नहीं था। हम देखते हैं कि भारत में भी कई हजारों सालों तक ब्राह्मण वर्ग हो गया, कई वर्ग है, उन्होंने आरक्षण, जिसे आज हम आरक्षण बोलते हैं ना, वो आरक्षण का उपभोग किया, क्योंकि सभी अधिकार उनके पास में होते थे। सब पदों का वही उपयोग कर सकते थे, विशेष अधिकार उनके पास में होते थे। बाकी लोगों को या शूद्र लोगों को वो अधिकार नहीं था। कोई भी शिक्षा का अधिकार नहीं था उनके पास में। कुछ जो शूद्र में भी जो अस्पृश्य लोग है, उन्हें कहीं उद्योग लगाने का अधिकार था, ना कुछ काम करने का अधिकार था, ना खेती लग सकते, ना घर बना सकते थे। ऐसे जो अधिक शूद्र वर्ग था उसे कोई भी अधिकार नहीं थे। तो उसी तरह से हम देखते हैं इन्हें भारत से कम ये व्यवस्था थी, भारत में ज्यादा अन्य और अत्याचार थे। तो यह सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था, जिसमें फर्स्ट स्टेट में है धर्मगुरु वर्ग। धर्मगुरु, इनका संबंध धर्म के साथ आता है, धर्म के प्रमुख इन्हें माना जाता है, उन्हें पादरी भी हम बोलते हैं। तो इनका मुख्य काम होता था लोगों को धर्म के बारे में बताना, धर्म के बारे में प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों की नीतिमत्ता है, नैतिकता है, उसे सुधार करना। मगर इस कालखंड में धर्मगुरु के जो कर्तव्य होते थे, जो उनमें एक निस्वार्थता भावना होनी चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, वो कुछ भी अच्छे गुण उनमें नहीं रहे थे, या कई लोग अपवादात्मक हम हो सकते, उसे छोड़ देंगे। मगर ज्यादातर जो धर्मगुरु वर्ग था वो अन्यायी था, अत्याचारी था। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास में कई सारी महिलाएं होती थी, यानी व्यभिचार भी इनके बीच में चलता था। इतना ही नहीं, तो धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे, लोगों से पैसा निकालते थे। आपने देखा होगा कि एक इसके पहले विवाह पर क्रांति हुई थी, जो एक हम भगवान को बताते हैं या ईश्वर को बताते हैं, उसके बाद में आपका पाप जो है वो कम हो जाएगा, इसके बारे में आपका संदेश हम भेजते, उसके लिए हमें पैसे दो। ऐसा एक काल उस कालखंड में चला था, उसके विरुद्ध क्रांति हुई थी यूरोप में। तो धर्मगुरु का जो वर्ग था अन्याय, अवडंबर उसमें था, कोई भी वास्तविकता नहीं थी। अवडंबर यानी कर्मकांड जिसे हम बोलते हैं, वो ज्यादा बढ़ चुके थे, लोगों से पैसा लूटना उनका मुख्य काम था। मगर फिर भी उनके पास में विशेष अधिकार थी। इतना ही नहीं तो उनके पास में सेना भी रहती थी, उनके पास में अपनी खुद की सेना होती थी, बड़े बड़े उनके महल होते थे, वहां पर रहते थे, बग्गिया होती थी। यानी धर्मगुरु वर्ग जो था वो अमीर वर्ग हम उसे बोल सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। उसे विशेष अधिकार भी थे, कोई कर उन्हें नहीं देना पड़ता था, कोई कर वो पे नहीं करते थे। उनके पास में इन्हें बहुत ज्यादा जमीन थी, 20% जो जमीन थी वो धर्मगुरु वर्ग के पास में थी, जिनकी जो संख्या थी वो इन्हें उमरावर धर्मगुरु वर्ग की संख्या पूरी जनता के संख्या के साथ अगर हम मिला ले तो 1% संख्या उनकी वहां पर थी, मगर 20% जो जमीन थी वो धर्मगुरु वर्ग के पास में थी। और इतना ही नहीं तो उन्हें
विशेषाधिकार लोगों से वो कर वसूल कर सकते थे, उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। तो यहाँ पर जो वाल्टेयर है, वाल्टेयर ने कई बार इन धर्मगुरु को, जो धर्म में जो अन्याय और अत्याचार चल रहा था, जो व्यभिचार निर्माण हो चुका था, उस पर टीका की थी। तो एक धर्मगुरु का जो वर्ग था, जो अत्याचारी वर्ग वहां पर निर्माण हुआ था धर्म के नाम पर वो जो अन्याय करते थे, इस कारण भी उसके विरुद्ध क्रांति की गई, इसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया। उसके बाद में सेकंड स्टेट उमरा वर्ग जिसे हम कुलीन वर्ग भी कहते हैं, जिन जो सामंत है, जमींदार वर्ग थे, उसके बाद में सैनिक, यानी सेना में जो बड़े पद पर लोग होते थे, उसे हम उमरा वर्ग कह सकते हैं। राजकीय व्यवस्था में जिन्हें मुख्य स्थान था वो उमरा वर्ग। तो इन्हें भी विशेष अधिकार थे, इन्हें भी कोई कर नहीं देना पड़ता था। इनके पास जो जमीन थी, यानी 100% में से 60% जमीन फ्रेंच की उमरा वर्ग के पास में थी। मगर जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, इन्हें भी विशेष अधिकार थे। उमरा वर्ग जब आकेट को जाते थे या वहां पर शिकार को जाते थे, तो किसी के खेती में भी वो गए तो उन्हें वो लोग कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था, उनका नुकसान होता था, मगर वो कुछ भी बोल नहीं सकते थे। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया था उमरा वर्ग के बारे में कि एक लड़का, यानी छोटा बच्चा जा रहा था रास्ते से, उसी बीच उमरा वर्ग की वहां से बग्गी चली और उमरा वर्ग ने, जो उमरा वर्ग का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने उस बच्चे के शरीर पर से वो जो बग्गी है वो लेके गया। उसके बाद में उसने ही उन लोगों को कहा कि आप कैसे हो, यहाँ पर बच्चे को बीच में क्यों लाया आपने। इन्हें इतनी समझ भी उन लोगों में नहीं थी, इन्हें इस तरह का अन्याय, इस तरह का अत्याचार, मगर उस उमराव का कोई भी विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उसे विशेष अधिकार दिए गए थे। न्यायपालिका में या जो प्रशासन व्यवस्था है, उस प्रशासन व्यवस्था में उन्हीं लोगों को, धर्मगुरु वर्ग है, उमरा वर्ग है, उन्हें ही अच्छे पद प्राप्त होते थे, उन्हें ही वहां पर अलग अलग जो अधिकार के पद है वो मिलते थे। तो जो उमरा वर्ग है या धर्मगुरु वर्ग है, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था। कुल मिला के 1% उनकी संख्या थी, 60% उनके पास में, यानी 80% उनके साथ में जमीन थी, उनके पास जमीन थी, मगर उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। सर्वसामान्य लोगों पर वो अन्याय अत्याचार करते थे। उनमें कुछ लोग अच्छे थे जिनकी संख्या अपवादात्मक है। उसके बाद में विशेष अधिकारहीन वर्ग, यानी ऊपर जो हमने देखा है, यहाँ पर असमानता थी। क्या थी? असमानता, किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई भी अधिकार नहीं थी। तो यहाँ पर विशेष अधिकारहीन वर्ग, यानी जिसके पास में कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा जो वर्ग था उसे विशेष अधिकारहीन वर्ग हम बोलते। जैसे भारत में शूद्र वर्ग होता, उसे कोई भी अधिकार नहीं था, ना वो पढ़ सकता था, ना वो लिख सकता था, ना उसे कमाने का अधिकार था, ना उसे अपना घर बसाने का अधिकार था। अन्याय अत्याचार उस पर हुआ करते थे। तो इसी तरह से कोई भी अधिकार, हाँ, काम मगर सबका उन्हें करना पड़ता था, टैक्स भी उन्हें देना पड़ता था, मगर अधिकार कोई भी नहीं था। इसमें दो भाग है। थर्ड स्टेट में एक सर्वसामान्य वर्ग, सर्वसामान्य वर्ग में जो कृषक है, मजदूर है, महिलाएं है, वो सब सर्वसामान्य वर्ग में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कालखंड में इनकी परिस्थिति इतनी खराब हुई थी, सर्वसामान्य वर्ग की, सर्वसामान्य लोगों की, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी। यानी एक अतिशय विकट परिस्थिति, खराब कंडीशन यहाँ के सर्वसामान्य लोगों की थी। इन लोगों को पर जो धर्मगुरु वर्ग है, उमरा वर्ग है, वो अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, कोई भी अधिकार उनके पास में नहीं था। जो मध्यम वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग होता था। इनमें पत्रकार है, प्राध्यापक वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, वकील है, साहित्यिक है, विचारवंत है, ये सब जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग में आते थे। मगर ये पढ़ा लिखे होने के बाद व्यापारी भी, उद्योजक भी इस वर्ग में आते थे। ये पढ़े लिखे, उसके साथ में उनके पास में कुछ संपत्ति भी अच्छी थी, जो व्यापारी वर्ग थे, तो फिर भी उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था, राज्य व्यवस्था में उनका कोई भी स्थान नहीं था। उन्होंने कहा कि ये बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव वहां पर नहीं हो सकता था। ये जो मध्यम वर्ग था, ये मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग था, इसके समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसी कारण जो क्रांति फ्रेंच में निर्माण हुई, उसका नेतृत्व जो किसने किया होगा, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उसने किया था। हाँ, उसमें कुछ उमरा वर्ग के लोग भी थे या धर्मगुरु लोग वर्ग के लोग भी थे जो पढ़े लिखे थे, मगर वो चाहते थे कि यहाँ पर बदलाव होना जरूरी है। तो ये सर्वसामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग, इन्हें कोई भी अधिकार नहीं था। मगर
टैक्स। हम देखते हैं कि सर्वसामान्य वर्ग के पास में कोई भी संपत्ति नहीं थी, यानी 80% खेती जो थी 1% लोगों के पास में थी और 20% जो खेती थी वो सर्वसामान्य वर्ग के पास में थी, जिनकी संख्या थी 99%। तो हम देखते हैं कि इन लोगों को, सर्वसामान्य वर्गों को सबसे ज्यादा कर देना पड़ता था, अलग अलग प्रकार के कर उन पर लगाए हुए थे और जिनके पास में खेती ज्यादा नहीं थी। तो इस तरह से जो सर्वसामान्य वर्ग है और मध्यम वर्ग है इन पर अत्याचार और अन्याय किया जाता था। कोई भी विशेष अधिकार उनके पास में नहीं थे, वो अधिकार विहीन थे। मगर उस देश में यानी वो कमाने वाले थे ये सब और ये खाने वाले थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो व्यवस्था वहाँ की चल रही थी वो इन लोगों के श्रम पर चल रही थी। सर्वसामान्य वर्ग होगा या मध्यम वर्ग होगा, मगर इसका उपभोग कौन ले रहे थे? धर्मगुरु वर्ग और उमराव वर्ग। तो इस कारण धीरे धीरे उन लोगों में जागृति हुई और वो क्रांति के लिए प्रेरित हुए और आगे जाकर उन्होंने क्रांति की। ठीक है, अगले जो कारण है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।